नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? प्लेटफॉर्म बाई नवीन कुमार सिंह पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की जो हमारी क्लास होगी टीआरई वन इकोनॉमिक्स का, यानी टीआरई वन में जो इकोनॉमिक्स हुई थी उसी का क्वेश्चन डिस्कस हम करेंगे। क्या करेंगे? उसी का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कब? जो टीआरई वन टीआरई टू और टीआरई थ्री भी करेंगे। क्लास भी चलेगा, क्वेश्चन भी होगा, एमसीक्यू भी होगा। तो आज की जो हमारी क्लास है टीआरई वन का जो इकोनॉमिक्स पेपर हुआ था उसी का क्वेश्चन मैं आप लोग के सामने लेके आया हूँ। आज 40 क्वेश्चन हम करेंगे। कितने करेंगे? आज 40 क्वेश्चन। कोशिश करेंगे कि आज हम 40 क्वेश्चन कंप्लीट करें टीआरई वन में। उसके बाद कल करेंगे, उसके बाद परसों करेंगे। और क्लास आप लोग को 8 अगस्त से मिलेगा इकोनॉमिक्स का। तो आप लोग प्लेटफॉर्म बाई नवीन कुमार सिंह पर जुड़िए, और जुड़ने के साथ साथ एडमिशन लीजिए और हमारे साथ जुड़िए। तो आपको क्या क्या मिलने वाला है? देखिए, आपको मिलने वाला है, पहली बात बता दें तो ये हर एक टॉपिक का जैसे सिलेबस डिस्कस हुआ है उसी तरह हर एक टॉपिक का क्या मिलेगा आपको? एमसीक्यू मिलेगा। एक टॉपिक समाप्त होगा उसका एमसीक्यू, एक टॉपिक समाप्त होगा उसका एमसीक्यू, और पूरे डिटेल में उस टॉपिक को हम समाप्त करेंगे ताकि आप एक अपना सीट क्या करें, सुनिश्चित करें। आने वाले एग्जाम में एक सीट क्या करें, सुनिश्चित कर ले। क्योंकि टीआरई फोर में वैकेंसी 1.5 लाख से ऊपर भी आने वाला है, और अगस्त माह में इसकी नोटिफिकेशन अगस्त लास्ट तक आ जाने की, रिजल्ट के जस्ट बाद। तो आप लोगों के पास 3-4 मंथ है, और 3-4 मंथ हमारे साथ जुड़िए और टीआरई फोर में अपना एक सीट सुनिश्चित कीजिए। तो चलिए, आज का हम पहला क्वेश्चन जो टीआरई वन में पूछा था, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, सूची वन सूची वन को सूची टू से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। यानी कह रहा है कि इसमें से कौन है। देखिए ऑप्शन क्या है, कह रहा है कि मार्शल, वेल्थ ऑफ नेशन, ए। बी कह रहा है रॉबिन्स, मित्रता का अर्थशास्त्र, और एडम स्मिथ अर्थशास्त्र, जे के मेहता ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स, और सैमुअल्स आवश्यकता विहीन। तो बताइए आप, इसका आंसर क्या होगा? कह रहा है कि मिलाने के लिए बात कर रहा है, कह रहा है कि उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। कौन किसका सिद्धांत दिए थे? तो देखिए, एक नाम आ रहा है एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशन का सिद्धांत किए थे। किसका? तो आप इस चीजों में चले जाइए जो सी का वन होगा। किसका होगा? सी का वन होगा। एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन नामक एक बुक भी लिखा था 1776 में। एडम स्मिथ ने द वेल्थ ऑफ नेशन एक बुक लिखा था, और इनको फादर ऑफ इकोनॉमी भी बोला जाता है, फादर्स ऑफ इकोनॉमी भी बोला जाता है। तो ये क्या? वेल्थ ऑफ नेशन। दूसरा देखिए, सैमुअल्स जो थे वो अर्थशास्त्र का बारे में बताए थे, रिलेटेड है, अर्थशास्त्र रिलेटेड है सैमुअल्स। और रॉबिन्स ने बोला था, रॉबिन्स क्या बोला था? तो रॉबिन्स ने सीमित अर्थ, सीमितता का अर्थ यानी लिमिटेड इकोनॉमिक्स की बात बोले थे। किसकी? लिमिटेड की बात बोले थे। तो लिमिटेड की बात बोले थे। तो अब बच गया जेके क्या दिए थे? जेके मेहता। जेके मेहता बता दीजिए। जेके मेहता ने आवश्यकता विहीनता का परिचय दिया था। आवश्यकता विहीनता। और मार्शल पढ़े होंगे ग्रोथ इकोनॉमिक्स का। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी होगा। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर सी होगा। क्या होगा इसका आंसर? सी की बात करेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मूल्यों में कमी होने के बाद अगर मांग में परिवर्तन नहीं होता है तो मांग की लोच होगी। When demand is unaffected after decreasing the price, degree of elasticity will be। ऑप्शन है शून्य, एडी इजकल टू जीरो, एडी इक्वल इन्फिनिटी के बाद कर इक्वल टू वन, उपयुक्त में से एक से अधिक, मोर देन, ऑन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। देखिए कह रहा मूल्य में कमी होने के बाद भी अगर मांग में परिवर्तन नहीं होता है तो मांग की लोच होगी। देखिए, प्राइस जब आप बताएंगे ग्राफ का, तो प्राइस जैसे इंक्रीज होता है तो एक ग्राफ ऐसे बनता है डिमांड की, किसकी? मूल्यों की।
जैसे प्राइस इंक्रीज होता है तो ये डिमांड ऐसे बनता है। ये क्या कह रहा है कि मूल्यों में कमी, यानी यह प्राइस क्या है, इंक्रीज हो रहा है, मूल्यों में कमी, प्राइस में इंक्रीजिंग की बात कर रहा है। और अगर मांग में, यानी मांग क्या है, स्थिर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, स्थिर की बात कर रहा है। क्या है, तो मांग में क्या कर रहा है, स्थिर की बात कर रहा है। यानी जो डिमांड है वो अगर है वो क्या है, अगर मूल्यों में कमी हो रही है तो जो डिमांड है वो क्या है, स्थिर की बात कर रहा है। तो कह रहा है मांग में परिवर्तन नहीं होता है तो मांग की लोच क्या होगी। तो क्या मांग की लोच क्या होगी, ईडी इक्वल टू क्या हो जाएगी, जीरो। यानी ए क्या होगा, प्राइस, डिमांड एंड सप्लाई का जो है, प्राइस जैसे बढ़ता है तो मांग क्या होता है, लोगों की इंक्रीज होता है। क्या होता है, ऐसे ग्राफ होता है हमेशा। लेकिन ये कह रहा है कि मांग क्या है, प्राइस क्या है, कमी हो रही है। कह रहा है देखिए मूल्यों में क्या हो रही है, कमी हो रही है। और कह रहा है तो मांग की लोच, मांग में परिवर्तन नहीं होते, यानी इसमें जो है वो पहले जितना था उतना ही था। ऐसा नहीं है कि किसी चीज की, किसी वस्तु की मूल्य में कमी कर दिया गया तो उस वस्तु की डिमांड क्या हो जाए, कि बढ़ जाए, ऐसा नहीं है। तो क्या कर रहा है, स्थिर की बात कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ये। चलिए 33, अर्थशास्त्र कला एवं विज्ञान के रूप में एक दूसरे के पूरक है, किसने कहा था। देखिए ये स्टेटमेंट है। जब इसका हम डिटेल स्टडी पढ़ेंगे तो इसके बारे में बताएंगे कि कैसे, क्यों कहा था। उन्होंने ही कहा था कि अर्थशास्त्र कला एवं विज्ञान के रूप में एक दूसरे के पूरक है, यानी आर्ट और साइंस के बात कर रहा है। किसके, आर्ट और साइंस की बात कर रहा है। जब आप डिटेल अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो ये एकदम इंट्रोडक्शन क्लास से क्वेश्चन है। जब डिटेल आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि अर्थशास्त्र क्या है। तो एक साइंस भी बोला जाता है, अर्थशास्त्र को क्या है, साइंस भी बोला जाता है। तुच्छ विज्ञान की बात की जाती है, कला भी जाते हैं एक दूसरे की पूरक। जैसे चाय चीनी की बात करते हैं, कोसा ने कहा था, किसने, कोसा ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, कीमत की लोच की गणना हेतु, कीमत की लोच की गणना हेतु सही सूत्र का चुनाव कीजिए। किसकी चुनाव कीजिए, सही सूत्र के चुनाव करने की बात कर रहा है, कीमत के लोच के गणना हेतु। तो देखिए इसका अगर हम सही फार्मूला बताएं तो डेल्टा क्यू क्या है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी, डेल्टा पी इंटू 100, क्या है, इंटू 100। 100 से क्या होता है, ये कट जाता है। तो इसका सही बात अगर हम 100 से काट लेंगे तो क्या आएगा, इसके बराबर क्या आएगा, तो इसके बराबर आएगा डेल्टा क्यू बाई क्यू, डेल्टा क्यू बाई क्यू, डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू पी बाई डेल्टा पी। अब देखिए इस इसका कह रहा है कीमत लोच की गणना, तो सही सूत्र का चुनाव कीजिए, चूज द करेक्ट फार्मूला टू कैलकुलेटेड द प्राइस इलास्टिक। क्या, प्राइस इलास्टिक की बात कर रहा है, किसकी, प्राइस। तो इसका सही फार्मूला ये है, क्या है इसका सही फार्मूला, ये है करेक्ट फार्मूला। सही फार्मूला की बात करता है। तो आंसर देखिए जहाँ क्यू हो, क्या हो, आंसर क्यू हो, कहाँ है, डेल देखिए क्यू, और ये आ गया यहाँ पी, तो ये और पी बाई क्यू, तो ये क्या है, ये किसको मिल रहा है, इसको मिला रहा है। देखिए इसको, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू बाई क्या, डेल्टा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा क्यू बाई क्या कर सकते हैं हम इसको, पी लिख सकते हैं। क्या, डेल्टा क्यू बाई क्या कर सकते हैं हम, डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू हम लिख सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने के बजाय उपभोक्ता की कीमत देने के लिए तात्पर्य रहता है तथा वास्तव में जो कीमत देता है उसके अंतर का अधिशेष संतुष्टि के आर्थिक माप कहते हैं। इसका उपभोक्ता की बचत कह सकते हैं। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी, तो बता सकते हैं आप लोग ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी। उपभोक्ता किसके द्वारा दी गई थी, बता सकते हैं आप लोग, बताइए।
तो ये स्टेटमेंट है, इसकी हम डिटेल स्टडी करेंगे मार्शल द्वारा। किसके द्वारा? मार्शल ने इस बात को कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उपभोग न केवल आर्थिक क्रियाओं का प्रारंभ बिंदु है बल्कि अंतिम बिंदु है। इस प्रकार आर्थिक क्रियाओं का सही कर्म है। यानी कह रहा है कंजम्पशन इज नॉट ओनली द स्टार्टिंग पॉइंट बट द फाइनल पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, देयरफॉर द ट्रू प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब देखिए क्या बताइए क्या क्या होता है, पहले बताइए आप लोग को क्या क्या जरूरी है। क्वेश्चन कह रहा है, बताएं आप। तो देखिए क्या है, बताइए। कह रहा है उपभोग न केवल आर्थिक क्रियाओं का शुरुआत बिंदु है बल्कि अंतिम बिंदु है। इस प्रकार आर्थिक क्रियाओं का सही कर्म क्या है? उपभोग न केवल आर्थिक क्रिया है तो क्या वांट्स, कह रहे हैं आर्थिक क्रियाएं है बल्कि अंतिम बिंदु है। इस प्रकार आर्थिक क्रियाओं का सही कर्म, तो क्या किसी भी चीज को देखिए पहले आवश्यकता चाहिए। क्या चाहिए? तो पहले आवश्यकता होना चाहिए। वांट्स की बात करेगा, किसकी बात करेगा? वांट्स। जब आपको वांट्स मिलेगा तो आप उसको आर्थिक, यानी पहले चाहत चाहिए, यानी क्या आर्थिक क्रिया करेंगे, क्या करेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे, उसके बाद उत्पादन करेंगे और फिर क्या करेंगे? उपभोग करेंगे। तो इसका सही कर्म क्या है? तो इसका सही कर्म है वांट्स। वांट्स के बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसके बाद प्रोडक्शन। क्या? प्रोडक्शन, किसी भी चीज़ को जब हमें ज़रूरत हुआ तो हम इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे, लोग खरीदेंगे, लेके आएंगे, फिर बेचेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा? प्रोडक्शन करना होगा। क्या करना होगा? तो प्रोडक्शन करना होगा। फिर हम प्रोडक्शन करेंगे और प्रोडक्शन के बाद उसको क्या करेंगे? हम उपभोग करेंगे। क्या करेंगे? प्रोडक्शन के बाद उसको उपभोग करेंगे। प्रोडक्शन के बाद क्या करेंगे? उपभोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आंसर क्या हो जाए? प्रोडक्शन के बाद कंजम्पशन। तो ये होगा। है उपभोक्ता की बचत की धारणा किस नियम पर आधारित है? उपभोक्ता की बचत की धारणा किस नियम पर आधारित है? बताइए। उपभोक्ता के बचत का नियम, तो देखिए उपभोक्ता की जो बचत का नियम है वो उपभोक्ता की बचत की धारणा किस नियम पर आधारित है? तो डिक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी की बात करता है। किसकी? यूटिलिटी। यूटिलिटी थ्योरी का मतलब होता है, ये आपको डिटेल बताया जाएगा। यूटिलिटी थ्योरी का मतलब होता है यूज। किससे? यूज से रिलेटेड है। ये यूज से किसी भी चीज का सीमांत तुष्टिगन ह्रास नियम। क्या? सीमांत, किसी भी चीज का आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं तो यूटिलिटी से रिलेटेड है। किससे है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये होगा। क्या होगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा? ये होगा सीमांत तुष्टिगन ह्रास नियम, यानी डिक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी। डिक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है? उत्पत्ति की अन्य साधनों की इकाइयों स्थिर रखकर किसी एक साधन की इकाइयों की मात्रा में वृद्धि की जाए तो एक सीमा के पश्चात उस इकाई की प्राप्त होने वाली उपज घटने लगी। ये परिभाषा किसके द्वारा? देखिए उस वक्त क्या हुआ था, TRE 1 की अगर हम बात करें तो TRE 1 में बहुत ज़्यादा क्या था? स्टेटमेंट से क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट, डायरेक्ट स्टेटमेंट उठा के। इसलिए हमें स्टेटमेंट, किसका स्टेटमेंट? उसके मार्शल का स्टेटमेंट, एडम स्मिथ का स्टेटमेंट, इस सब का हमें क्या करना है? देखना है। क्या करना है? तो इस सब का हमें देखना भी पड़ेगा। तो ये किसका था बताइए? तो स्टेटमेंट है, आप लोग को हम स्टेटमेंट में क्या करेंगे? बताएंगे पूरी तरह से कि स्टेटमेंट इसमें से इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए कह रहा है, ये भी देखिए स्टेटमेंट से पूर्ण प्रतियोगिता तब पाई जाती है जब प्रत्येक उत्पादक की उपज के लिए मांग पूर्णतः लोचदार होती है। इसका पहला अर्थ यह है कि विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है जिससे किसी एक विक्रेता की उपज उस वस्तु की कुल उपज का एक बहुत ही थोड़ा भाग
होता है तथा दूसरा यह सभी क्रेता प्रतियोगिताओं प्रतियोगी विक्रेताओं के बीच चुनाव करने की दृष्टि से समान होते हैं, जिससे बाजार पूर्ण हो जाता है। यह परिभाषा किसके, मैंने बोला ना, TRE 1 में ऐसे क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट से डायरेक्ट आपको देखने को मिला है, स्टेटमेंट से, इसलिए हम आपको पूरे स्टेटमेंट की फोकस कराएंगे। स्मिथ ने क्या कहा, मार्शल ने क्या कहा, जीन्स किन्स ने क्या कहा, उसके बाद ये मिस जॉन रॉबिन्स ने क्या कहा है। तो ये सारे स्टेटमेंट आपको TRE 1 का पूरा क्वेश्चन लगभग 8 से 10, अगर क्वेश्चन की हम बात करें तो डायरेक्ट स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछा है। किससे पूछा है? स्टेटमेंट से। जैसे इसकी बात करें, परफेक्ट कंपटीशन prevails when the demand for the output of each producer is the perfectly elastic. This initial first the number of seller is large so that the output of any one seller is negligible. A small production of the total output of the commodity, and second that the buyers are alike in respect of their the choice between the rival sellers so that the market is परफेक्ट हु गेव द डिफिनेशन। तो ये कौन दिए थे? तो इसका आंसर है क्या था? तो इसका आंसर श्रीमती जॉन रॉबिन्स। क्या? मिस्टर जॉन रॉबिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर, कह रहा मांग की आड़ी लोच के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मांग की आड़ी वही डिमांड और लोच। देखिए एक क्वेश्चन आप लोग इतना डाल लीजिए, 2 या 3 क्वेश्चन लॉ ऑफ डिमांड थ्योरी पे रहना ही रहना है, डिमांड इलास्टिक पे रहना ही रहना है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग को एक एक टॉपिक आपको पूरे डिटेल में पढ़ाया जाएगा। किसमें? पूरी डिटेल में। तो ये भी देखिए डिमांड से ही बात कर रहा है, यानी तो कह रहा है द थ्योरी ऑफ क्रॉस इलास्टिक ऑफ डिमांड इज डिप्रिसिएटेड बाई, यानी मांग की आड़ी लोच की सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कौन किया था? ये भी स्टेटमेंट से बात आ गया। किसकी बात आ गई? स्टेटमेंट की। तो ये प्रोफेसर मूरे जो थे उन्होंने ही बात की थी। कौन किए थे? तो प्रोफेसर मूरो ने ही बात किए थे। कौन किए थे? प्रोफेसर मूरो ने ही बात किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, सीधी मांग रेखा होने पर, सीधी मांग रेखा होने पर बिंदु लोच ईडी इक्वल टू 1 होगा। क्या होगा बताइए? देखिए इसका भी ग्राफ जो मैंने बताया ऐसे बढ़ेगा। क्या? ऐसे इसका बढ़ेगा। ईडी इक्वल टू एक फार्मूला होता है, हम डिवाइड देते हैं निचला भाग, क्या? निचला भाग भाग बाई ऊपर वाला भाग। ठीक है, तो कह रहा है सीधी मांग की रेखा होने पे बिंदु का लोच ईडी इक्वल टू क्या होगा? क्या होगा ईडी इक्वल टू? बताइए तो क्या होगा? मध्य होगा। क्या होगा? ईडी इक्वल टू 1 कब होगा? इजी इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा? जब बीच में होगा। क्या होगा? चूंकि निचला भाग ऊपरा भाग, यहाँ करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, यहाँ करेंगे इन्फिनिटी हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो कम होगा। क्या करेंगे? देखिए हमेशा चीज बता देते हैं आपको कि जब भी आप यहाँ करेंगे ईडी इक्वल टू क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ करेंगे तो ईडी इक्वल टू क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। इसके बीच में ही होगा तो ईडी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 होगा। क्या होगा? ईडी इक्वल टू 1 होगा। इसके बीच में यहाँ भी कम आएगा, क्या हो जाएगा? कम आ जाएगा। यहाँ इन्फिनिटी हो जाएगा, यहाँ कम आ जाएगा। हमेशा बीच में इस फार्मूला का निचला भाग भाई ऊपरा भाग, यानी नीचे की जो भाग है उसे ऊपर वाले भाग से हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। जो भी निचला भाग है उसे ऊपर वाले भाग से हम क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट, तो इसका आंसर क्या है? सी होगा। क्या होगा? आंसर सी होगा। क्या होगा? आंसर सी होगा कि जब बिंदु मांग वर्ग के मध्य में हो। क्या हो? जब बिंदु मांग वर्ग के मध्य में हो। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी होगा। क्या होगा? आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा प्रतिष्ठ अर्थशास्त्री, प्रतिष्ठ अर्थशास्त्री
उत्पादन के उपभोग के मुकाबले अधिक महत्व देते हैं? क्या उत्पादन के उपभोग के मुकाबले अधिक, या उपभोग को उत्पादन के मुकाबले अधिक महत्व देते हैं, या उपभोग एवं उत्पादन दोनों की राष्ट्र की भलाई के लिए महत्व देते हैं? देखिए, ये स्टेटमेंट से आपको हम बताएंगे शास्त्री क्या है, उत्पादन को देते हैं कि किसको देते हैं। तो इसमें देखिए कहीं कहीं आपको मिलेगा, एक से अधिक भी हो सकता है। इसका हम डिटेल चीज़ें बात बताएंगे कि इसका क्या होगा। चलिए आगे जो स्टेटमेंट है उसको हम थोड़ा छोड़ते चलते हैं। चलिए 53, साम्य की स्थिति में एकाधिकार में होता है। साम्य की स्थिति में एकाधिकार होता है। मोनोपोलिस्टिक फॉर्म विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन। यानी देखिए जो स्टेटमेंट से क्वेश्चन है मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को एक जगह लेके आऊंगा, अगर जिसका आंसर नहीं दे रहा हूँ वो स्टेटमेंट आपको थोड़ा सा कंसेप्चुअल बाई है, कंसेप्ट के अनुसार उसका आंसर दिया जाएगा। कैसे बोलता है, क्यों बोलता है, क्या कारण है। इसलिए जो डायरेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहा है उसको आदमी क्या कर रहा है, तो छोड़ दे रहा है। क्या कर रहा है, तो छोड़ दे रहा है। अब देखिए कह रहा है कि साम्य की स्थिति में एक अधिकार में होता है। तो संतुलन की अगर हम बात करें तो संतुलन जो होता है हमेशा बैलेंस, अगर हम बैलेंस की बात करें तो बैलेंस होता है एम सी इजकल टू एम आर। अब इसको अगर हम ग्राफ की बात करें तो इसकी ग्राफ है, प्राइस हमेशा ऊपर होता है। प्राइस क्या, प्राइस हमेशा ऊपर होता है। अगर प्राइस ऐसे है तो इसकी जो ग्राफ है ये क्या है, ऐसे हो जाएगी ग्राफ। और ये क्या हो, हमेशा हमेशा क्या होता है, देखिए ये दो रेखा होता है। ऐसे होता है एम सी और एम आर, एम सी और एम आर और ए एम सी। अब इसमें क्या होता है, जब भी इसकी बात करते हैं प्राइस की, क्या प्राइस की, क्या होता है प्राइस की, तो प्राइस की, और प्राइस के साथ साथ क्या होता है एम सी जो होता है, एम सी। ये ग्राफ अब इसका हम डिटेल आपको बताएंगे। इसलिए इसका क्या होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। हमेशा प्राइस क्या होता है, बड़ा। देखिए हमेशा प्राइस ज़्यादा होता है। एम सी और इक्वल टू एम आर, ये तो कभी नहीं होगा। एम सी और एम आर क्या होगा, ये कभी ज़्यादा नहीं होगा, इक्वल टू भी नहीं होगा, हमेशा प्राइस ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कीमत विभेद किसकी बात कर रहा है, तो कीमत विभेद, कीमत विभेद की आवश्यकता में एक अधिकार जिसे बाजार में मांग की लोच अधिक होगी। कीमत विभेद, कीमत विभेद की बात कर रहा है। तो बताइए क्या है, लो होगा, स्टेबल होगा, विल नॉट टेक प्राइस मोर देन वन द एबव। तो कीमत विभेद की बात कर रहा है, किसकी, कीमत विभेद की आवश्यकता है एक अधिकार जिससे बाजार में मांग की लोच अधिक होगी। क्या होगी, मांग की लोच अधिक होगी। तो उसमें अपनी कीमत की नीचे रखेगा, क्या करेगा, कीमत विभेद कब होगा, जब अवस्था में एक अधिकार जिसमें बाजार में मांग की लोच अधिक होगी किसी भी चीज की। प्राइस क्या है, अगर प्राइस ज्यादा है तो कीमत जो मांग की लोच है ऐसे हो जाएगा। लेकिन वही प्राइस कम है तो मांग की लोच क्या है, बढ़ने लगेगा। क्या करने लगेगा, तो बढ़ने लगेगा। तो क्या होगा, लो की बात करेगा। किसकी बात करेगा, लो की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, देखिए फिर से आ गया क्वेश्चन। अभी बताया मैंने, उसी पर विभेदकारी एकाधिकार के साम्य के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है, विभेदकारी एकाधिकार के साम्य के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है, तो बताइए। तो इसका आंसर क्या है, सी। क्या है, एम आर 1 इक्वल टू एम आर 2 इक्वल टू एम सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा कथन सत्य में एकाधिकार है, क्या है, कौन सा कथन सत्य में क्या है, एकाधिकार है। वही ग्राफ, कौन सा कथन सत्य में क्या है, एकाधिकार है। तो बताइए, वही ग्राफ, वही ग्राफ क्या है, तो वही ग्राफ ए आर और एम आर, यही ग्राफ क्या है, यही ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्रतियोगिता के अंतर्गत सभी फॉर्म, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत सभी फॉर्म, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत सभी फॉर्म क्या होते हैं, बताइए।
वही ये क्या कंसेप्ट है, इसको मैं आप लोगों को क्लास में इसका डिटेल स्टडी कराएंगे कि समरूप वस्तु एक समान कीमत, क्या समरूप वस्तु एक समान कीमत, एक समान कीमत, एक समान कीमत, एक समान कीमत के साथ उद्योग की कीमत निर्धारक, उद्योग, उद्योग की कीमत निर्धारक, कीमत निर्धारक, उद्योग की कीमत निर्धारक और फॉर्म कंपनी, क्या फॉर्म, फॉर्म क्या है, कंपनी क्या है, फॉर्म अलग होता है, कंपनी क्या होता है, फॉर्म किसके लिए यूज किया जाता है, तो ये सारा आपकी डिटेल पूर्ण प्रतियोगिता में क्या करेंगे, हम इसको पढ़ेंगे, क्या, तो पूर्ण प्रतियोगिता में इसको हम लोग करेंगे, क्या, एकाधिकार, एकाधिकार की बात जो करता है, एक है पूर्ण प्रतियोगिता में एमआर और एआर की बात करेंगे, एमआर और एआर की, तो आंसर क्या हो जाएगा, कीमत स्वीकार, क्या होता है, कीमत स्वीकार। फिर आगे स्टेटमेंट, एक ही वस्तु को जिसका उत्पादन एक ही उत्पादन द्वारा किया जाता है भिन्न भिन्न क्रेताओं द्वारा हाथ की विभिन्न कीमत पर बेचने की क्रिया विभेद को, जो स्टेटमेंट है परिभाषा किसने दिया है, परिभाषा ऐसे नहीं आपको बताना है, इसलिए स्टेटमेंट को मैं छोड़ते चल रहा हूँ, स्टेटमेंट को क्या कर रहा हूँ, तो छोड़ते चल रहा हूँ, किसकी, उसके देखा जाए तो क्या है इसके आंसर बताइए आप लोग, द एक्ट ऑफ सेलिंग, क्या है द एक्ट्स ऑफ सेलिंग, बताइए, बताइए, तो उधर ही मैंने एक क्वेश्चन इसका बताया था, श्रीमती जॉन रेविंस, रिपीटेड क्वेश्चन है, क्या है, रिपीटेड, रिपीटेड क्वेश्चन, रिपीटेड, एक ही वस्तु का जिसका उत्पादन एक ही उत्पादक द्वारा किया जाता है भिन्न भिन्न क्रेताओं के हाथ विभिन्न कीमतों पर बेचने की क्रिया को कीमत विभेद या परिभाषा किसने दिया, द एक्ट ऑफ सेलिंग, द एक्ट ऑफ सेलिंग द सेम आर्टिकल प्रोडक्ट प्रोड्यूस अंडर अ सिंगल कंट्रोल at different price to different buyers is known as price discrimination, who has given this definition, तो कौन, मिस्टर जॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ह्रासमान प्रतिफल नियम लागू होता है, सही, बताइए, तो लॉ ऑफ, क्या कह रहा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इज फाउंड इन द, सी होगा इसका आंसर, इन द सम एक्सटेंडेड इट अप्लाइज इन एवरी इकोनॉमिक्स एक्टिविटी, क्या होगा, एवरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी एक ही सीमा के बाद प्रत्येक आर्थिक क्रिया पर, क्या है, प्रत्येक आर्थिक क्रिया की बात कर रहा है, किसकी, प्रत्येक आर्थिक क्रिया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में बताइए, बताइए, स्टेटमेंट का है, ये एक स्टेटमेंट, ये एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में, इसका हम डिटेल आपको क्लास में बताया जाएगा कैसे क्वेश्चन पूछा है। पूर्ण प्रतियोगिता उस दशा में पाई जाती है जो मैंने पीछे बताया था कि जबकि प्रत्येक उत्पादन उपज की मांग हो, पूर्णतः लक्ष्यदार होती है, कि पूर्णतः बेलचेदार होती है, ये इलास्टिक की बात कर रहा है, किसकी, इलास्टिक की बात कर रहा है, किसकी, तो इसको हम इलास्टिक क्या होता है, परफेक्टली की हाईली या परफेक्टली इन इलास्टिक या एक से अधिक, तो इसका भी हम बताएंगे आपको पूर्ण प्रतियोगिता में क्या है। अब आइए इधर, कह रहा है राष्ट्रीय लाभांश समाज की वस्तुगत आय का वह भाग है जिसमें विदेश से प्राप्त आय भी सम्मिलित होती है, जिसे मुद्रा में मापा जा सकता है, राष्ट्रीय आय, इस परिभाषा को किसने दिया था, देखिए बहुत सारे स्टेटमेंट से आपको क्वेश्चन मिलेगा, बहुत सारे स्टेटमेंट के साथ आपको क्वेश्चन मिलेगा, स्टेटमेंट के साथ साथ आपको क्या मिलेगा, तो जैसे अभी मैंने इसको छोड़ा है, दो क्वेश्चन आपके सामने छोड़ा, स्टेटमेंट है, तो इस क्वेश्चन को जानबूझ के छोड़ा हूँ, जब आप क्लास लेंगे तो क्लास में आप इसका डिटेल पढ़ेंगे। और ये कौन दिया था, ये पीगू ने दिया था, कौन दिया था, तो पीगू ने दिया था, कौन, तो पीगू ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा
राष्ट्रीय आय की प्रतिनिधित्व कौन सा सूत्र करता है? ये तो नेशनल इनकम जो लोग पढ़े होंगे, नेशनल इनकम, वो बिल्कुल बता देंगे। क्या बता देंगे? तो वाई इजकल टू क्या होता है? वाई इजकल टू बताइए क्या क्या होता है? तो वाई इजकल टू सी प्लस आई प्लस जी, आई प्लस जी प्लस एक्स एम, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। एक ये भी फार्मूला होता है नेशनल इनकम का। और एक होता है वाई इजकल टू सी प्लस एस प्लस आई, वाई इजकल टू सी प्लस एस प्लस आई। ये एस जो होता है यहाँ सेविंग की बात करता है। किसकी बात करता है? सेविंग की बात करता है। और ये होता है ए एस प्लस एस प्लस आई, नहीं है टी, सॉरी, ये क्या हो जाएगा? सी आई प्लस जी प्लस, और यहाँ हो जाएगा टी। क्या? टी टैक्स की बात करता है। किसकी बात करता है? टैक्स की। तो ये नेशनल इनकम का क्या होता है? फॉर्मूला होता है। किसकी? तो नेशनल इनकम का ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए y इजकल टू सी प्लस आई प्लस जी एक्स एम, और y प्लस सी प्लस एस प्लस टी। तो इसका आंसर ये तो नहीं होगा, सी तो होगा ही नहीं। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसके आंसर की अगर हम बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो उपयुक्त में से एक से अधिक ईवी होगा और ईवी होगा। ये भी होता है नेशनल इनकम। क्यों होता है? क्या नेशनल इनकम में आपको सेविंग और टैक्स कैसे ऐड करते हैं? तो जब हम नेशनल इनकम पढ़ते हैं, नेशनल इनकम होता है 1 ईयर्स में उत्पादित क्या गुड्स एंड सर्विस से को हम हमारे देश के लोगों को, हमारी देश की बाउंड्री में। तो उसको हम बात करेंगे नेशनल इनकम क्या होता है, राष्ट्रीय आय क्या होता है, क्या गुड्स और सर्विस को उत्पादन की बात करते हैं, जीडीपी किसको कहते हैं, ये सब नेशनल इनकम में हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, एकाधिकार प्रतियोगिता में दीर्घकाल के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त पूरी होनी चाहिए जबकि फॉर्म केवल सामान्य लाभ कर रही है? क्या कर रही है? इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन व्हेन द फॉर्म गेटिंग नॉर्मल प्रॉफिट व्हाट कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड अंडर द लॉन्ग पीरियड? बताइए अंडर द लॉन्ग पीरियड, ये हमें पीछे समझा चुका हूँ, यही फॉर्मूला। ए आर और पी आर वाला, इसमें आप ऐसे ऐसे क्यों, ग्राफ क्या है, इसकी डिटेल स्टडी अगर समझना आप लोग को, इससे हमेशा 3-4 क्वेश्चन रहेगा ही। कैसा ग्राफ बन जा रहा है, क्या है ग्राफ का कंडीशन, तो आप हमारे साथ क्या कीजिए, हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ जुड़िए 8 अगस्त को, उसमें हम डिटेल बात करेंगे। आंसर क्या हो जाएगा? क्या ये होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, भारत की जनगणना और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के संबंध में कौन सा कथन गलत है? क्या कर रहा है? कौन सा कथन गलत है? बताइए। दोनों राष्ट्रीय एजेंसी है, जनगणना ये भी राष्ट्रीय एजेंसी है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण बिल्कुल सेंसेक्स, एक होता है सेंसेक्स, सेंसेक्स की बात करता है, और एक एनएसओ नेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन नमूना सर्विस एनएसओ की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? नेशनल सैंपल सर्वे, एनएसएस, एनएसएस की बात कर रहा है। किसकी? देखिए एक सेंसेक्स की बात कर रहा है। किसकी? एक सेंसेक्स, और एक एनएसएसओ। सेंसेक्स हर 10 साल में होता है, लेकिन ये भी क्या है कि राष्ट्रीय एजेंसी है, और एनएसएस क्या है? नेशनल सर्वे सैंपल है। कह रहा दोनों सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों की फील्डिंग करता है? नहीं। देखिए ये क्या है, ये सिर्फ जनसंख्या, पॉपुलेशन का डाटा, किसकी? पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का डाटा इकट्ठा करता है। इससे कोई मतलब नहीं है कि आप कितना कमा रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, इससे उसको कोई लेना देना नहीं है। सेंसेक्स जो होता है सिर्फ पॉपुलेशन का डाटा कवर करता है, उससे उसको कोई मतलब नहीं है कि आप कितना कमा रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, कोई नहीं। लेकिन दोनों क्या है? सरकारी एजेंसी है। दोनों क्या है? एक सरकारी एजेंसी है, क्या है? तो राष्ट्रीय एजेंसी है, और आर्थिक मुद्दों, और एनएसएस क्या करता है कि ये आर्थिक मुद्दों की अपना फंडिंग करता है। तो क्या आंसर सी होगा? यही गलत है। क्या है? यही गलत है। क्या है? यही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि क्रेताएं विक्रेताएं, यदि क्रेताएं और विक्रेताएं, यदि
क्रेताएं विक्रेताओं की संख्या अधिक नहीं है तो वस्तुएं एकरूप नहीं है, और क्रेताओं एवं विक्रेताओं बाजार का पूर्ण ज्ञान की स्थिति में नहीं है, तो आंसर क्या होगा? एक धारा एकाधिक्रात्मक प्रतियोगिता की स्थिति में उत्पन्न हो जाएगी। किसकी? एकाधिक्रात्मक प्रतियोगिता की उत्पन्न हो जाएगी। देखिए आपको क्वेश्चन आप दिखाया जा रहा है कि क्वेश्चन कैसे कैसे आपसे पूछा जाएगा, इसलिए आप अगर जब तक क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तब तक आपको दिक्कत होगी। इसलिए सीट खाली हो जा रहा है, बच्चे फाइट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमारे साथ जुड़िए। हमारे साथ क्या हुए? जुड़िए। डेटा अधिग्रहण में त्रुटियां उत्पन्न हो सकती है जिन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो गैर नमूनाकरण त्रुटि कहा जाता है, नॉन सैम्पलिंग एरर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉन सैम्पलिंग एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन क्या है? सही है। तो देखिए एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस घिसावट, एनएनपी जीएनपी प्लस घिसावट बिल्कुल नहीं, जीएनपी एनएनपी माइनस घिसावट बिल्कुल नहीं। जब भी हम नेट नेट की बात कर रहा है, कहता है नेट 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 नेवल की बात कर रहा है, नेट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? तो नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो जब भी नेट नेशनल प्रोडक्ट में हम जीएनपी में जो डिप्रिसिएशन होता है यानी घिसावट होता है किसी भी चीज़ को, अगर इसी का लिए तो इसका अब जो प्राइस हमने खरीदा है डिजिटल बोर्ड का वो प्राइस तो मिले नहीं, इसका मैंने यूज कर लिया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? घिसावट बोलते हैं। जो हम कुछ दिन तक क्या किए? यूज कर लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? घिसावट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसी को घिसावट बोलते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है? तो ए जीएनपी में से घिसावट घटा देते हैं, आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? आंसर ए होगा। अब आगे इसी वर्गीकरण में समय वर्गीकरण के चर बन जाता है। क्या बन जाता है? चर बन जाता है, और डेटा को समय के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है, जो कहलाता है, क्या कहलाता है? इन दिस क्लासिफिकेशन टाइम बिकम द क्लासिफिंग वेरिएबल एंड डाटा आर कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू द टाइम विच नोन एज, क्या कहलाता है? बताइए। तो ये कह रहा है अस्थाई वर्गीकरण कह रहा था, स्टेटमेंट है, बताया जाएगा आपको। टेम्परल टेम्परल क्लासिफिकेशन। देखिए बच्चों लोग को होता क्या है कि टेम्परल मालूम नहीं होता है, ये क्रोनोलॉजिकल तो मालूम होता है, इसलिए क्रोनोलॉजिकल तो मालूम होता है हमें, और भौगोलिक स्थानिक यानी क्रोनोलॉजिकल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? तो टेम्परल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। किसको? क्रोनोलॉजिकल को ही टेम्परल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ज्योग्राफी में जब आप जाइएगा तो क्रोनोलॉजिकल को और ज्योग्राफी का नाम भी लगभग कुछ हद तक भी मिलता जुलता है, तो ज्योग्राफी में ही जाइएगा तो क्रोनोलॉजिकल को हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्परल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेम्परल। इसलिए बच्चों लोग को नाम मालूम नहीं होता है, इसी नाम को इसी कंसेप्ट को तो समझने के लिए आप लोग को हमारे साथ जुड़ना होगा। क्या करना होगा? हमारे साथ जुड़ना होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ई। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। कह रहा है विविधात्मक एकाधिकार के अंतर्गत एकाधिकार उस बाजार में अपनी वस्तु की कीमत कम रखेगा जहां वस्तु की मांग का लोच क्या हो? अधिक हो, हाई हो, ये तो एकदम हाई हो। कीमत विभेद। देखिए प्राइस, कीमत विभेद से एक क्वेश्चन आपके पास रहने वाला है। कीमत विभेद वस्तुओं की स्वभाव का कारण, विशिष्ट उपभोक्ता के कारण, कानूनी स्वीकृति के कारण। तो बताइए, तो इसमें से एक से अधिक भी हो सकता है। क्या हो सकता है? एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द अबव। फिर आ गया, बताए ना क्या सत्य है? रिपीटेड क्वेश्चन ये है, क्या है? क्या सत्य है? क्वेश्चन को बताया गया था एक बार। अगर हम बात करें तो क्या एमपीसी ये होता है क्या? ये देखिए एपीएस, क्या? एपीएस प्लस ए पी सी इक्वल टू 1, क्या? और होता है एम पी एस प्लस एम पी सी इक्वल टू 1 प्लस एम पी सी इक्वल टू 1। तो ये कह रहा है बताइए क्या सत्य है? सत्य की बात कर रहा है, तो देखिए कहाँ मिल रहा है? तो ए पी सी प्लस ए पी एस इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। अब देखिए ये क्या है कि वित्तीय वर्ष 2023 में शुद्ध विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का ये क्या है? डाटा से, डाटा से जो क्या है? डाटा तो अब आपसे पूछेगा नहीं, क्या करेगा? तो ये पूछेगा नहीं, ये क्वेश्चन रिपीट नहीं करेगा, क्योंकि ये निकल है फर्स्ट फाइनेंशियल कर वित्तीय वर्ष 2023 में शुद्ध विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का अंतर प्रवाह घटकर बिलियन हो गया है, जो वित्तीय वर्ष 2012 में बिलियन था। तो ये तो ऐसे था। आप देखिए ये भी क्या है? वैसे ही है कि 1950-51 में विद्युत उत्पादन की क्षमता कितनी थी?
कि ऐसे क्वेश्चन गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, कोई कंसेप्ट सा नहीं है, डायरेक्ट फैक्चुअल है। फैक्चुअल आपको याद करना है। अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। स्तंभ का 10 बराबर भागों में विभाजन दशमलव कहलाता, बिल्कुल नहीं है। स्तंभ का 10 बराबर भागों में विभाजन बिल्कुल नहीं। चतुर्थक का मतलब 4 भाग। स्तंभ का 10 बराबर भागों में विभाजन माध्यमिक का नहीं, माध्यम का भी नहीं होगा। ये क्या दशमलव, दशमलव किसी भी चीज को हम भागा देने के लिए क्या 10 से देते हैं तो दशमलव में आंसर आता है। किससे? दशमलव में। भारत का करेंट अकाउंट डेफिसिट 2023 जनवरी मार्च क्यों में काम था, क्या था? देखिए ये क्या है, उसी से क्वेश्चन पूछ दिया कि डायरेक्ट याद होना चाहिए आपको, ये कोई कंसेप्ट का नहीं है। किन्स के रोजगार सिद्धांत के लिए क्या सत्य है, क्या है बताइए। किन्स के रोजगार, तो किन्स ने पूर्ण रोजगार पर, थियरी 3 में भी इससे क्वेश्चन पूछा है, पूर्ण रोजगार पे क्या किए हैं, तो सबसे ज्यादा फोकस दिए किस पे, तो पूर्ण रोजगार पे। फिर देखिए कह रहा है कि स्पेशल असिस्टेंस की कीमत, जो देखिए जो डायरेक्ट डाटा की है उसको मैं छोड़ के चला हूँ। और ये देखिए भारत में गरीबी की सामाजिक कारण कौन सा है, भारत में गरीबी का सामाजिक कारण बताइए, भारत में गरीबी का सामाजिक कारण कौन सा है। तो देखिए जाति प्रथा भी है गरीबी का, उत्तराधिकार का नियम बिल्कुल किसी और को मिल जाता है, उत्तराधिकार का भी नियम है, संयुक्त परिवार प्रणाली का भी नियम है, एक ही व्यक्ति कमा रहे हैं बाकी सब क्या कर रहे हैं, खा रहे। टीआरई 4 में भी क्वेश्चन, टीआरई 3 में भी इस टाइप एकदम रिपीटेड क्वेश्चन था हूबहू, अगर आप लोग जाके देखे होंगे तो इसका आंसर क्या हो, एक से अधिक। और आज का लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे जो कह रहा है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना वर्ष कब, तो अब ये 1951 में हुई थी, डायरेक्ट कब हुई थी, 1951 में। तो ये था जो इकोनॉमिक्स का जो 40 क्वेश्चन जो बच रहा हो हम इसको कल पूरा करेंगे। आप लोग हमारे साथ जुड़िए। और 8 अगस्त से, और जैसे में देखिए कंसेप्ट बाई आपको मिलेगा, स्टेटमेंट से कैसे क्वेश्चन पूछता है, ये क्या है स्टेटमेंट, इस सब को एक एक टॉपिक को हम डिटेल स्टडी करेंगे और साथ में उसका एमसीक्यू भी करेंगे। क्या करेंगे? एमसीक्यू भी करेंगे। तो मिलते हैं आपको कल। और 8 अगस्त से हमारा लाइव क्लास आपको मिलेगा, जिसे ज्वाइन कीजिए आप और अपना एक सीट तैयारी 4 में सुनिश्चित कीजिए। प्लेटफॉर्म बाई नवीन कुमार सिंह पर। थैंक यू सो मच।